हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। आज की इस वीडियो में हम इस बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि हम कैसे एक ग्रोइंग चिल्ड्रेन को टीच करें और उसे अच्छे से गाइड करें ताकि वो अपने स्कूल लाइफ के साथ साथ अपने रियल लाइफ में भी जीत सके। अब होता है क्या कि जनरली बच्चों को उसके स्कूल लाइफ में कैसे जीतना है हम उन्हें ये तो सिखा देते हैं कि तुम स्कूल जाओ, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, अच्छे नंबर लाओ और फर्स्ट करो, लेकिन अपनी रियल लाइफ में तुम कैसे जीत सकते हो ये सब आजकल के बच्चों को ठीक से नहीं सिखाया जा रहा है। इस बात पे ना तो पेरेंट्स अच्छे से ध्यान दे रहे हैं और ना ही स्कूल, जिससे कि क्या होता है कि जब एक बच्चा टीनेज में पहुंचता है तो अपने रियल लाइफ में अच्छे से सरवाइव करने के लिए और वहां जीतने के लिए जो जो स्किल्स चाहिए ये सब उन्हें नहीं पता होता है। जैसे कि अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, एक टीनेजर को नहीं पता। अपने इमोशन को अच्छे से मैनेज करके गोल पे कैसे फोकस करना है इसके बारे में टीनेजर्स को अच्छे से पता नहीं होता है। अरे गोल तो छोड़ ही दो, गोल सेटिंग कैसे किया जाता है इसके बारे में भी जानकारी नहीं होती है। अपने पैशन को कैसे फाइंड आउट किया जाता है इसके बारे में भी ठीक से जानकारी नहीं होती है। पैसों के बारे में नॉलेज नहीं होती है आजकल के टीनेजर्स को। तभी मतलब क्या हो रहा है कि आजकल पढ़े लिखे लोग भी बेरोजगार है, क्योंकि उन्हें बस यही बताया गया है कि पढ़ो लिखो और जॉब करो, लेकिन जो एग्जैक्ट चीज, जो स्किल चाहिए हमें जिससे कि हमें कोई काम मिल सकता है और हम पैसे कमा सकते हैं, रियल लाइफ प्रैक्टिकल स्किल के बारे में आजकल के बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा है और नहीं बताया जा रहा है, जिससे कि फ्यूचर में उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है कि वे अपने रियल लाइफ में फेल हो जा रहे हैं, वे अपने प्रोफेशनल, पर्सनल, फाइनेंशियल लाइफ, यहाँ तक कि अपने रिलेशनशिप लाइफ में भी फेल हो जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि हम किस तरह एक ग्रोइंग चिल्ड्रन को प्रॉपरली अच्छे से एजुकेट कर सकते हैं जिससे कि वो अपने रियल लाइफ में अच्छे से सर्वाइव भी कर पाए और स्मार्टली उसे जी सके। तो हमारे साथ बैठी हुई है इंग्लिश फॉर यू की ओनर। तो मैम, मेरा आपसे पहला प्रश्न ये है, जब भी कोई बच्चा या बच्ची 5 साल की हो जाती है या हो जाता है तो उन्हें आप किस तरह से गाइड करेंगे और टीच करेंगे जिससे कि वो एक स्किल्ड पर्सन बन सके, ना कि एक रट्टू कीड़ा जैसे कि आजकल के ज्यादातर बच्चे बन जा रहे हैं। प्लीज प्रोसीड। थैंक यू सो मच फॉर कीपिंग दिस डिस्कशन वेल। मुझे ये टॉपिक जो है ना बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, क्योंकि सच में ये हो रहा है। बच्चों को जब हम सिखाते नहीं ये सब ना, जब वो बड़े हो रहे हैं तो उन्हें डिफरेंट काइंड की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है, राइट। और ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि उन्हें बचपन में वो सारे रास्ते बताए नहीं गए कि आपको किस रास्ते पे चलना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक 5 साल के बच्चे या फिर बच्ची को हमें उसे सबसे पहले तो हम उसे पढ़ना लिखने के लिए भेजते हैं, सिखाते हैं, राइट। तो हमें क्या करना चाहिए कि उसे उसके पढ़ना लिखना उसकी मदर टंग से रूबरू तो करवाना ही चाहिए, साथ में उसे कोई भी और लैंग्वेज सिखानी चाहिए। जैसे कि इंग्लिश अभी इंटरनेशनल लैंग्वेज है तो आप उसे सिखा सकते हैं, राइट। सॉरी टू इंटरप्ट मैम, इंग्लिश क्यों सिखाए? इंग्लिश जरूरी है क्या? जी हाँ, कहीं ना कहीं आप देखिए तो ये ज़रूरी हो गया है आज के टाइम पे, क्योंकि इंग्लिश जो है वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गया, ठीक है। अब इतने सारे जो कंट्री है, इतने सारे स्टेट है, आप इंडिया में ही देख सकते हैं, तो अब हम सारे लैंग्वेज तो नहीं सीख सकते हैं। बस सारे लैंग्वेज का एक सॉल्यूशन है, अगर आप इंग्लिश सीख लेते हैं तो, ठीक है। तो इसलिए कहीं ना कहीं इंग्लिश जरूरी बन गया है। पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इंग्लिश सीखिए, अंग्रेज बनिए और अपनी मदर टंग को ही भूल जाइए, बिल्कुल भी नहीं। आपकी मदर टंग आपके दिल में रहनी चाहिए, आप उसका प्रॉपर तरीके से यूज़ कीजिए हर जगह। पर हाँ, इंग्लिश सीख के रखिए, मे भी आपको ज़रूरत पड़ जाए तो वहाँ आपके लिए सही होगा, राइट। तो एक जब 5 साल का बच्चा होता है उसे आपको 2 लैंग्वेज सिखानी चाहिए, तो उसकी मदर टंग, एक और कोई लैंग्वेज जैसे कि आप इंग्लिश सिखा सकते हैं, राइट। तब ये तो बात हो गई कि कुछ फॉर्मल एजुकेशन जो हम उसे देते हैं तो उसके साथ उसे आप इस तरीके से उसकी शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आप क्या कीजिए कि उसे कोई भी एक स्किल में डालिए, ठीक है। स्किल कोई भी हो सकती है, क्योंकि जब एक बच्चा छोटा होता है तो उसको जो पूरा कंट्रोल होता है वो उसके माँ बाप का होता है ना। मतलब उसकी डोर जो होती है उसके माँ बाप के हाथ में होती है, उसके पेरेंट्स के हाथ में होती है। वो जिधर चाहे उसे उस टाइम में ले जा सकते हैं, क्योंकि एक उस वक्त जो बच्चा होता है एक खाली बॉक्स की तरह होता है, उसके अंदर आप जो भी भरेंगे वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग काम करने लगता है कहीं ना कहीं। तो मेरे हिसाब से उसे स्किल में तभी डाल देना चाहिए, चाहे वो ड्राइंग हो, चाहे वो डांसिंग हो, सिंगिंग हो, या फिर और कोई भी स्किल। अगर आप चाहते हैं कोई स्पिरिचुअलिटी में जाए तो कोई भी स्किल, ठीक है। उस 5-6 साल की जो बच्चा है उसे आपको एक कोई भी स्किल सिखानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप उसे ड्राइंग में डालिए, ठीक है। आप देखिए क्या ये ड्राइंग में इसका मन लग रहा है, क्या उसमें ये इंटरेस्ट ले रहा है, क्या ये अच्छी चीज़ों को कैच कर पा रहा है। अगर यस, तो फिर आप समझ सकते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट है इसमें, आगे चल के ये बहुत अच्छा कर पाएगा इस फील्ड में, तो आप उसे कंटिन्यू उधर ले जाइए। अगर उसका मन नहीं लग रहा वहाँ तो उसे आप डांसिंग या फिर किसी और भी चीज़ स्किल में डाल सकते हैं। आप देखिए क्या वो मूव्स को अच्छे से कैच कर पा रहा है, अगर आप उसे डांसिंग में डालते हैं तो, ठीक है। अगर वो कर पा रहा है तो अच्छी बात है, आप उसे उस राह में ले जाइए। सबसे पहले उसके गोल्स को क्लियर करवाइए, ठीक है।
हमारे साथ एक्चुअली होता है क्या है, हम शुरू से ये सुनते आते हैं कि बड़े होके तुमको क्या बनना है, राइट। जब आप बच्चे को छोटी उम्र में बताएंगे ही नहीं कि वो किस चीज़ में अच्छा है, ठीक है, क्या कर सकता है, किस चीज़ में उसकी कैपेबिलिटी है, तो बड़े होके उसे ये सोचने में वक्त लग जाता है कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, कौन सी फील्ड मेरे लिए सूटेबल है, और जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और ये होता है कि बच्चे 25 साल के हो जा रहे हैं, 22 साल के, और अभी भी उनके पास कोई जॉब नहीं है, वो स्टिल पढ़ाई कर रहे हैं, सीख रहे हैं, है ना। और इसी चीज़ के कारण वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाते, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लाइफ में, ठीक है। तो इसीलिए जब वो बच्चा छोटा होता है ना, तो भी उसके माता पिता को ये डिफाइन कर लेना चाहिए कि आखिर ये किस फील्ड में अच्छा है, कितनी कैपेबिलिटी है इसके अंदर, ठीक है। क्या ये स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्या ये डांस करने में बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्या ये ड्राइंग करने में बहुत ज़्यादा अच्छा है, या फिर ये स्टडी में बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। वो जिधर अच्छा हो उधर उसे ले जाइए। अगर मैं एग्जांपल दूं तो मैं बता दूं कि हमारे यहाँ जो पहले गुरुकुल की शिक्षा होती थी, आपको हाँ। पता ही होगा कि उसमें क्या होता था, गुरुजन जो है वो बच्चों को छोटे से ही वहाँ ले जाते थे शिक्षा देने के लिए, है ना। और उसी वक्त उन्हें बताया जाता था कि वो किस फील्ड में अच्छे हैं। फॉर एग्जाम्पल अर्जुन को जब देखा उनके गुरु की ये तो तीर चलाने में बहुत अच्छा है, तो उन्होंने बताया कि तुम कंटिन्यू तीर अंदाजी में ही करो, है ना। उन्होंने देखा कि भीम को भी उन्होंने तीर चलाना सिखाया, ठीक है, पर उन्होंने क्या देखा कि भीम तीर से ज्यादा गदे में अच्छे हैं, राइट। तो उन्होंने बताया कि तुम गदे का ज्यादा प्रैक्टिस करो, तुम उस पर बहुत ज्यादा अच्छा कर सकते हो। तो उस टाइम होता क्या था कि बच्चों का गोल उसी वक्त क्लियर हो जाता था कि अच्छा मैं इसमें हूँ तो मुझे इस फील्ड में जाना है। पर अभी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अभी बच्चा 10-12 साल तो कंटिन्यू स्कूल की पढ़ाई करता है, उसके बाद वो सोचता है कि मैं किस फील्ड में अच्छा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए ना, किस तरफ जाना चाहिए, जिस वक्त उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जैसा कि आप तो जानते ही होंगे। हो ही रही है, मुझे भी हो रही है, नहीं हो रही थी, लेकिन अब पता चल रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, ये केवल आपकी नहीं बात है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं मैं भी इधर से गुजरी हूँ, सारे ही बच्चे गुजरते हैं, ठीक है। अगर उनका शुरू में गोल क्लियर नहीं होता है तो गुजरना ही पड़ता है। जैसे कि अगर आप बहुत छोटे बच्चों को देखेंगे तो वो अगर डांस में देख रहे हैं आप DID वो जो लिटिल मास्टर आ रहा है, इतने छोटे छोटे बच्चे आके इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आखिर वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके जो पेरेंट्स उन्हें छोटे से ही उसी लाइन में भेज रहे हैं, राइट। तो उनका भी गोल बन जा रहा है कि नहीं, उनको भी इंटरेस्ट आने लग रहा है उसमें, और देख रहे हैं कि बड़े होकर वो रॉक कर रहे हैं, है ना। तो इस चीज में आप कर सकते हैं। थर्ड चीज मैं बोलूंगी कि बच्चों को मैनर्स, ठीक है, मोरल लेसन सबसे इम्पोर्टेंट मैनर्स, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट जी है, क्योंकि आजकल के बच्चों में तो ये बिल्कुल भी नहीं है, धीरे धीरे करके खत्म ही होते जा रहा है। अच्छा मैम एक क्वेश्चन है, मैं आजकल के बच्चों में देख रहा हूँ कि चिड़चिड़ापन और गुस्से की भावना ज़्यादा आ रही है, कहीं ना कहीं वो मैनर्स भी नहीं सीख रहे हैं। और मैं आजकल ये मैक्सिमम पेरेंट्स को देख रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि मेरे बच्चे मेरे साथ बहस कर रहे, जवान लड़ा रहे हैं, वे ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं। और अगर ये एक दो बच्चे करे तो ठीक भी है, लेकिन मैं अक्सर आजकल के मतलब मैक्सिमम बच्चों को ऐसा करते ही देख रहा हूँ। तो ये चिड़चिड़ापन, ये ऊंचा आवाज़ में बोलना, मतलब ये गुस्सैल चीज़ बच्चों में आ कहाँ से रहा है? हम बच्चों को हम्बलनेस मतलब शांत रहने वाले स्किल क्यों नहीं सिखा रहे? मतलब हम उन्हें ये क्यों नहीं सिखा रहे कि तुम शांति से रहो? मतलब एक नहीं हो रहा है कि पेशेंस नहीं हो रहा है बच्चों में, ठीक है ना, इमोशन पे कंट्रोल नहीं है। तो बच्चे लैक कहाँ कर रहे हैं और उन्हें किस तरह से मतलब किया जाए, और इसके लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? मैं पेरेंट्स को एडवाइस देने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा छोटी हूँ, पर फिर भी मैंने जो सीखा है, जो पढ़ा है कहीं पे, उसके हिसाब से मैं बोलना चाहूँगी कि एक्चुअली हो क्या रहा है बच्चों में कि वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जा रहे हैं वेस्टर्न कल्चर से, ठीक है। अब हमारे कल्चर दूसरे हैं, ठीक है, वेस्टर्न कल्चर दूसरा है, और कहीं ना कहीं अगर अपने घर में भी वो देख रहे हैं कि उनकी जो मम्मी पापा है वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, तो उनके अंदर वहाँ से भी कुछ आ जाती है, ठीक है। और दूसरे तो वो जब बाहर निकल के दूसरों को देख रहे हैं, जैसे कि एक आपने देखा होगा कि माँ बाप क्या करते हैं कि दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं बच्चों को, वो तो होता है, हाँ, कि उसके बच्चे को देखो वो कितना अच्छा है, स्टडी में उसके कितने अच्छे मार्क्स आए, तुम्हारे नहीं आए। तो कहीं ना कहीं जब वो उन्हीं बच्चों को देखता है कि जब वो बाहर घूमने जा रहे हैं या फिर वेस्टर्न ड्रेस पहन रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं ना, तो वो भी अपने माता पिता से वही डिमांड करता है कि जब वो कर रहा है तो मुझे भी वही करना। कहीं कहीं वो गलत चीज़ों को अपना ले रहे हैं, है ना, जिसकी वजह से भी जब उनकी डिमांड कंप्लीट नहीं होती है तो उनके अंदर ये चिड़चिड़ापन, ये गुस्से आने लगते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। और फिर वो क्या करते हैं, धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते एक टाइम आ जाता है कि जब अपने माँ बाप से भी बदतमीजी से ऊंची आवाज़ में बात करने ही लगते हैं, है ना। तो बेसिकली ये खेल हो जाता है आपका डिमांड का। जब उनकी डिमांड आती नहीं है तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और जिसे उन्हें कंट्रोल करना आता नहीं है तो सब कुछ बिगड़ते ही जाता है। तो वेल मैं यही कहना चाहूँगी पेरेंट्स से कि उन्हें उस एज में ही मोरल ज्ञान देना शुरू कर दें, ठीक है, मोरल शिक्षा उन्हें जरूर दे। पहले तो हम ये पढ़ते भी थे, पर आजकल की बुक्स में तो ये कहीं ना कहीं गायब होता दिखाई दे रहा है। स्कूल में भी क्या हो रहा है बेसिकली कि मोरल साइंस की सब्जेक्ट तो है, लेकिन उस मोरल साइंस विषय में उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है जितना बाकी के विषय में दिया जाता है, जैसे कि मैथ साइंस। हाँ, मैथ साइंस भी जरूरी है, लेकिन
मोरल वैल्यूज भी जरूरी है। जी हाँ, तो बिल्कुल ज़रूरी है। बराबर वेटेज देना जरूरी है ना, तो वो चीज़ मैंने देखा कि लैक कर रही है स्कूल में। हाँ। अब मैंने खुद ही अनुभव किया, क्योंकि मैं भी स्कूल से ही पढ़ा हूँ। वेल आपने बिल्कुल सही कहा कि ये लैक कर रही है, क्योंकि आजकल ज़्यादा जो हम वो दे रहे हैं ना कि मैथ में अच्छा होना चाहिए बच्चा, इंग्लिश में अच्छा होना चाहिए, साइंस में अच्छा होना चाहिए। पर आपने बिल्कुल सही कहा कि हम कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि ज़्यादा टीचर्स का, पेरेंट्स का, सबका ध्यान यही है कि बच्चा ना मैथ में अच्छा होना चाहिए, साइंस में अच्छा होना चाहिए, ठीक है, इंग्लिश में अच्छा होना चाहिए, तभी तो वो इंजीनियर बन पाएगा, डॉक्टर बन पाएगा। लेकिन अगर उसके अंदर मोरल वैल्यूज नहीं है, ठीक है, उसके अंदर संस्कार वाली चीज़ें नहीं है, उसके अंदर शेयरिंग एंड केयरिंग वाली चीज़ नहीं है कि कैसे दूसरों के साथ चीज़ों को शेयर करना चाहिए, कैसे किसी की केयर करना चाहिए, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो इंसान हो, तो वो एक अच्छा नागरिक तो नहीं बन पाएगा। भले ही वो शायद डॉक्टर बन जाए, मे बी, ठीक है, वो एक इंजीनियर बन जाए, लेकिन वो एक अच्छा पर्सन, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग तो नहीं बन पाएगा अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी मोरल वैल्यूज की कमी होती है। तो मैं कहना चाहूँगी कि पेरेंट्स और टीचर दोनों को ही मोरल वैल्यूज का ज्ञान ज़रूर दें, सबसे पहले इसे रखें, ठीक है। उसके बाद ये तो बात हो गई स्किल की, लैंग्वेज की, मोरल वैल्यूज की। अब मैं कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है वो चीज़ें सिखाएं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहाँ से मैं भी कहीं ना कहीं गुजरी हूँ, आप भी ज़रूर गुजरे होंगे कि क्या होता है कि हमें जब हम छोटे होते हैं तो हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो फटाक से हमारे मम्मी पापा होते हैं हमारी हेल्प करने के लिए, ठीक है। हमारी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें पता होता है कि मम्मी पापा के पास है, चाहे कुछ भी होगा वो हैंडल कर लेंगे, और वो कर भी लेते हैं एक्चुअली, ठीक है। पर वही जब बच्चे बड़े होने लगते हैं, कॉलेज में जाते हैं या फिर कॉलेज कंप्लीट कर लेते हैं, तब उनके साथ कोई नहीं होता है, कहीं ना कहीं एक जगह पे वो अकेले हो जाते हैं, और तब उन्हें समझ में नहीं आता है कि हम कैसे प्रॉब्लम को हैंडल करें अगर उनकी लाइफ में प्रॉब्लम है। और जिसके कारण जब वो प्रॉब्लम को हैंडल नहीं कर पाते हैं तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस होने लगते हैं, लोनलेस फील करने लगते हैं, तो वो कुछ ना कुछ या तो गलत कर जाते हैं या फिर देख ही रहे हैं आप क्या हो रहा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि बच्चों को शुरू में जब वो होता है 5-6 साल का, तभी उसे कुछ ऐसे चैलेंजिंग काम दे सकते हैं जिसके कारण ना वो कैसे पेशेंस रखना अपने अंदर, कैसे उस काम को चैलेंजिंग काम बोले तो कैसा काम? चैलेंजिंग काम अगर आप बोले तो एक 5-6 साल के बच्चे को आप पजल्स वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि क्या होता है कि अगर वो जब पजल्स को सॉल्व करेगा, एक तो वो इंटरेस्टिंग होती है, ठीक है, बहुत सारे पजल्स आते हैं, लाइक वो बर्ड को होते हैं, उन्हें इकट्ठा करके मतलब बनाना होता है, या फिर और भी बहुत सारे अमेजिंग से आते हैं आजकल, तो और भी इंटरेस्टिंग हो गए हैं, तो आप वो दे सकते हैं एक बच्चे को, ठीक है, और कह सकते हैं कि तुम्हें इसे एक साथ मिला के दिखाना, ठीक है, इस पजल को सॉल्व करो। तो अगर वो सॉल्व कर लेता है, ठीक है, तो सोचिए कि उसकी जो माइंड की कैपेसिटी है वो धीरे धीरे डेवलप होती जाएगी ना। अब उसको थोड़ा सा पहले बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, यार मिक्स नहीं हो रहे, मैच नहीं हो रहे। एक्चुअली मैंने भी अपने भाई के साथ ये किया था एक बारी, उसे उसके बर्थडे पे वही पजल्स गिफ्ट दिए थे। पहली बार में तो उसे कह रहा था यार मुझसे ये सॉल्व नहीं हो रहा है बिल्कुल, लेकिन जब मैंने उसे 2-3 बार कहा ना नहीं तुम कर सकते हो, देखो अगर सॉल्व हो जाएगी तो कितनी अच्छी सिप बन जाएगी यहाँ पे, तो उसने किया, ठीक है, और वो करने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि मैंने एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, ठीक है। उसके बाद वो और ज़्यादा रेडी हो गया कि ठीक है और भी आप मुझे ऐसा कुछ ला के दीजिए, मैं सॉल्व करूँगा। तो इस तरीके की आप कैपेसिटी बिल्ड कर सकते हैं अपने बच्चों के अंदर, ठीक है। उसे उस वक्त पे फ़ोन या मोबाइल ये सारे मतलब उनके चस्के ना लगा के, अगर ये सारे कुछ देते हैं काम, ऐसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम देते हैं, ठीक है, तुम्हें ये करना है या फिर सॉल्व करना है, देखिए वो दोनों होना चाहिए, एक तो सीखना भी चाहिए बच्चा और एक तो उसे इंटरेस्ट भी आना चाहिए। अगर आप स्टडी की तरह केवल उसे थोपेंगे कि नहीं तुझे पढ़ना है 2 घंटे बैठ के ना, तो वो उसका इंटरेस्ट चला जाएगा और फिर उसे कोई भी काम बोझ नहीं लगने लगेगा, और अगर बोझ लगेगा तो वो फिर सीख नहीं पाएगा, इंटरेस्ट नहीं ले पाएगा। यही मैं कहना चाहूँगी कि बच्चों के अंदर ये भी ज़रूर होना चाहिए। चलिए, मैम ने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया और मुझे ये समझ में आ रहा है, ठीक है ना, कि अगर अब मुझे कोई 5 साल का बच्चा मिलता तो मैं तो उसे इसी तरह से टीच करने वाला। खैर, मैम ने कुछ देर पहले कहा था कि आज के ज़माने में इंग्लिश सीखना इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज बन चुकी है जिसे अगर आप सीख लेते हो तो आप इसके थ्रू किसी भी देश विदेश किसी भी कंट्री से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अपने जानकारी को आप वहाँ तक पहुँचा सकते हो। और आज भी आप अगर ये देखोगे कि बड़े बड़े सेक्टर्स में इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो इंग्लिश सीखना भी ज़रूरी हो गया है। इसलिए मैम अपने चैनल पे इंग्लिश रेगुलर बेसिस पे सिखा रही हैं और काफ़ी अच्छे से सिखा रही हैं, तो आप इनके चैनल को जरूर विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे इनके वीडियोस को देखिए, इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही गोल सेटिंग पे बात हो गई और साथ ही पैशन कैसे फाइंड आउट करें इस पर बात हो गई, तो इस पर मैं अपने चैनल पर सिखा रहा हूँ, तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जो IQ स्मार्ट मेन चैनल है ना, वहाँ पर आपको ये सब सीखने को मिलेगा, हम सब कुछ एक ही साथ दे रहे हैं, ठीक है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट वैल्यू आपको पूरा मिलेगा, बस अपना ओपिनियन आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, अब मान लेते हैं कि बच्चे अब 10 साल के हो चुके हैं। अब 10 साल के एज में क्या होता है बेसिकली कि बच्चे के अंदर कम्पिटिटिव माइंडसेट डेवलप होना शुरू हो जाता है हमारी सोसाइटी की वजह से।
और साथ ही उनके अंदर वो रट्टाफिकेशन वाला, मैंने आजकल एजुकेशन में रट्टाफिकेशन बहुत ज़्यादा चल रहा है। मैंने लोग सीखने पे कम, स्किल पे कम, रटने पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ये रट्टाफिकेशन को कम कैसे करें, इसके बारे में मैं कुछ लाइनें कहना चाहूँगा जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। इस चीज़ को मैंने खुद अपने लाइफ में यूज़ किया है, तभी मैं आपको ये बोल रहा हूँ। मान लीजिए कि आजकल के टीचर्स क्या करते हैं, उन्होंने कोई चैप्टर्स पढ़ाया, उसके क्वेश्चन आंसर सिखवा दिए और बच्चों को कह दिया जाओ तुम इसे घर से याद करके ले आओ। अब होता है क्या है कि बेसिकली कि बच्चे मतलब उसे याद कैसे करेंगे, वो एक बोझ टाइप का लगता है। लेकिन अगर आप पहले से क्यूरियोसिटी जगा देते हैं और बच्चों को रटाने से ज़्यादा उसे सिखाने पे फोकस करते हैं, वो कैसे होगा मैं अभी आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मान लीजिए कि आपको बच्चों को कोई चैप्टर पढ़ाना है, तो चैप्टर मान लीजिए टॉपिक है ट्रीज के बारे में, स्पेस के बारे में सपोज, तो आप उसे पहले ये बताइए क्या तुमने कभी सोचा कि पेड़ बड़े कैसे होते हैं? तुम बड़े हो रहे हो ना, तो तुम तो चल फिर पा रहे हो, तुम बोल पा रहे हो। ये पेड़ ना तो बोलते हैं ना चल फिर पाते हैं, फिर भी ये बड़े कैसे होते हैं? अरे आसमान में ये चंदा मामा कहाँ से आया? मतलब बीच में किसी ने ड्राइंग कर दिया क्या? और ये स्टार इतने छोटे छोटे होते हैं, चमचमाते हैं, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, रात को हम चंदा मामा देख पा रहे हैं, सुबह में चांद नहीं दिखता है, तो इसके क्या कारण है? आप मतलब बच्चों को हम वो रटने की जगह उन्हें कुछ प्रैक्टिकली समझा सकते हैं, राइट, ताकि उनको इंटरेस्ट भी आए उस टॉपिक में। पहले उन्हें क्यूरियोसिटी बताइए, मतलब उनकी जिज्ञासा को जगाइए। अब मान लीजिए कि ह्यूमंस के बारे में कोई चैप्टर है, तो मतलब उन्हें ये बताइए क्या तुमने कभी ये सोचा है कि तुम्हारे शरीर के अंदर कैसे तुम्हारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं तो तुम जिंदा हो? तुम्हारी हार्ट कैसे ब्लड को पंप कर रही है, क्या तुमने कभी ऐसा सोचा है? तो इसके बारे में पहले से बच्चों को मतलब उनकी जिज्ञासा को उत्पन्न कर दीजिए और फिर उन्हें आप बाद में ये बताइए देखो इन सब का जवाब किताबों में लिखा हुआ है। फिर उन्हें किताब से अच्छे से डिटेल में प्रैक्टिकली समझाइए। और जब आप किसी भी चैप्टर को ख़त्म कर देते हैं तो क्वेश्चन आंसर्स बच्चों को खुद ही करने दीजिए। आप बोलिए कि क्वेश्चन आंसर तुम खुद करके लाओ, इनके जवाब तुम खुद ढूंढ के लाओ, क्योंकि तुमने चैप्टर पढ़ा है, तुम्हें समझ में आया है, तो तुम क्वेश्चन के आंसर्स खुद ही कर सकते हो। अगर तुम गलती करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम आना मेरे पास, मैं तुम्हें समझा दूंगा, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर क्वेश्चन आंसर नहीं तो उन्हें बोले कि जो टॉपिक हमने कल पढ़ा है तो क्लास के फ्रंट में आके सबको समझाओ। या फिर कल मैं स्टूडेंट बनूंगा, जो टीचर है वो खुद स्टूडेंट बनकर बैठ जाएंगे और बच्चे समझाएं, है ना, कि क्या हुआ। बिल्कुल, इससे भी उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा प्रभाव पड़ता है। मतलब ऐसा भी होता है कि अगर आप किसी चीज को समझा नहीं पा रहे हैं ना, तो आप खुद ही उस चीज को अच्छे से समझे नहीं। कहते हैं ना कि अगर आपको कोई चीज याद करनी है तो दूसरे को वही चीज सिखा दीजिए या फिर पढ़ा दीजिए। अगर आप उसे सही से समझाने में पास हो गए तो समझ लीजिए वो चीज आपको याद हो गई है। बिल्कुल। तो मान लीजिए वो बच्चा क्वेश्चन आंसर घर में करेगा, अब वो इस बार करेगा क्योंकि उसे सीखना है, फोकस सीखने पे है, तो वो सीखेगा, करेगा। मान लीजिए गलती भी करेगा, तो देखिए टीचर्स का ये फर्ज होता है कि उन्हें बताना कि देखो भैया गलती होती है, गलती इंसानों से ही होती है। कोई भी चीज़ सीखने में आपको गलती करना ही पड़ेगा पहले, तभी आप सीखोगे। लेकिन ऐसा होता है कि गलती होता है तो हम उन्हें डांटने लगते हैं, मारने लगते हैं। तो इस चीज़ से वो ये सीख जाते हैं कि गलती करना गलत बात है और वो गलती करने से डरते हैं। और जो इंसान गलती करने से डरता है ना, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता, वो हमेशा पीछे रहता है। तो मान लीजिए उसने गलती किया, तो आप उसे अच्छे से बताइए कि तुम्हारी गलती कहाँ हुई है, उसे उसकी गलतियों से सिखाइए और उन्हें ये भी सिखाइए कि गलती तुमसे हमेशा होगा, लेकिन हमेशा अपनी गलती से सीखो। गलती करना गलती नहीं है, लेकिन गलती से ना सीखना सबसे बड़ी गलती है। तो ये चीज़ बच्चों को सिखाइए और प्लीज़ रटने से ज़्यादा उसकी जिज्ञासा को बढ़ाइए। बच्चों की क्यूरियोसिटी मर रही है क्योंकि ज़्यादा फोकस रटने पे हो रहा है, क्योंकि मार्क्स रटने से भी लाए जा सकते हैं, लेकिन मार्क्स अच्छे से सीख कर भी लाए जा सकते हैं। तो फोकस सीखने पे होना चाहिए, फोकस स्किल होना चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में ना मार्क्स से ज़्यादा काम स्किल आ रहा है। आपको बच्चों को योग्य बनाना पड़ेगा और उसी योग्यता के हिसाब से आपको उसे सिखाना पड़ेगा। रटा फिक्शन वाला चीज़ छोड़िए। मैं खुद 5वीं 6ठी क्लास तक रटते पढ़ा हुआ हूँ। मुझे अपने 6ठे क्लास में घंटा कुछ नहीं पता था। अरे मतलब इंग्लिश भी मैं ठीक से नहीं जानता था, तो 6ठे के बाद मुझे सब चीज़ ज्ञान होना शुरू हुआ। और मेरे साथ क्या होता था कि मुझे चीज़ों को ना समझना पसंद था, ठीक है? जैसे कि होता क्या था कि अगर इंग्लिश का जो हिंदी जो मुझे सबसे ज़्यादा उस वक्त पसंद आता था, क्योंकि हिंदी तो मैं खुद पढ़ पाती थी पर इंग्लिश में मुझे होता था प्रॉब्लम, ठीक है? तो
हिंदी अगर सर ने एक बारी पढ़ा दी, एक बारी मैंने घर में पढ़ी, ठीक है, अब वो 2 बारी के बाद मुझे उसके हाँ। क्वेश्चन आंसर खुद ब खुद मैं तो बना लेती थी। उसके बाद एग्जाम में जाने से पहले भी मैंने बस एक बार देखा, मेरा काम हो गया। लेकिन इंग्लिश के क्षेत्र में ओह माय गॉड, मेरी तो नानी याद आती थी बाप रे, क्योंकि वो तो एक तो मुझे समझ में नहीं आया टीचर की तरफ से, हाँ। एक मैं घर आती थी तो कोई मुझे बताने वाला होता नहीं था, क्योंकि उस टाइम मुझे वहाँ गाँव में थी मैं, वहाँ ट्यूशन नहीं थे, ठीक है, जैसे कि अभी के बच्चों को 2, 3, 4, 5 पता नहीं कितने ट्यूशन लगते हैं, ठीक है। तो वो होता था कि जब समझ में चीज़ों को आता नहीं था तो मैं उसके क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाती थी, और जब मैं उसको याद करने बैठूँ मुझे याद ना हो तो ऐसा लगता था ये कितना बड़ा बोझ है, बस कैसे भी करके पासिंग मार्क्स लाओ और काम खत्म, है ना। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत हुई है, जो कि अभी थोड़ा सा चेंज करना चाहिए पेरेंट्स और टीचर दोनों को, ये समझाने पे ज़्यादा फोकस करें, है ना। हाँ। जैसा कि आपने देखा है कि एलोन मस्क ने ऐलान किया है कि अगर बच्चे के अंदर डिग्री नहीं है, अगर उसके पास डिग्री नहीं है, हाँ। पर स्किल है तो वो जॉब दे रहे हैं उसे। ऑफ कोर्स। तो आज के टाइम पे स्किल ज़्यादा मैटर करती है। हाँ, बिल्कुल सही। और जैसा कि आपने उस मूवी में भी देखा होगा 3 इडियट्स, कि अगर आपके पास नॉलेज है, ठीक है, अगर आप नॉलेज एक्वायर करें, चीज़ों को समझ रहे हैं, तो कामयाबी आपके पीछे झक मार के आएगी, है ना। आपके नंबर आएंगे ही आएंगे अगर आप हाँ। चीज़ों को समझ गए। फॉर एग्जांपल आप समझ गए हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, ठीक है, प्रॉपर्ली एग्जांपल के साथ, तो आप लिखने के टाइम पे खुद से बना के लिख देंगे, है ना। ऑफ कोर्स। आपको उसी 2 लाइन में लिमिट करने की जरूरत नहीं है। आउट ऑफ द बॉक्स अगर आप काम करेंगे तो आप ऑब्वियसली फर्स्ट आएंगे या फिर अच्छे मार्क्स आएंगे आपके, है ना। और अगर आपके मार्क्स उतने अच्छे भी नहीं आते, फिर भी अगर आपके पास नॉलेज है तो वो बेस्ट मैं कहूँगी। बिल्कुल। और देखिए मतलब ऐसा भी होता है कि मतलब कि बच्चों को सब चीज़ हम ही करवा दे रहे हैं। हाँ। तुम्हें क्वेश्चन आंसर भी हम ही करवा देंगे, हाँ। पढ़ाई भी तुमको हम ही देंगे। हाँ। लेकिन इससे क्या हो रहा है कि बच्चे निर्भर होना सीख जा रहे हैं, मतलब खुद से वो मेहनत करना नहीं चाहेंगे ना, तो उन्हें आपको रिस्पॉन्सिबल बनाना है, डराना नहीं है, उन्हें एक जिम्मेदार व्यक्ति बनाना है। क्या ये तो हो गई स्किल की बात कि फोकस स्किल पे करना है, और इस बात पे 5 साल के बच्चों को भी फोकस करवाना, ये बात हमने डिस्कस किया था। अब मुझे ये बताइए कि बच्चों में कम्पिटिटिव माइंडसेट डेवलप हो रहा है, एक दूसरे के हेल्प करना नहीं चाह रहे, एक दूसरे से मतलब जेलस हो रहा है, जलन हो रहा है। अरे यार वो मुझसे ज़्यादा मार्क्स लाया, अरे मैं खुद ऐसा करता था, मतलब कि मेरे मार्क्स जितने आए मैंने तो देख लिया, ये तेरे कितने आए, तेरे कितने आए, तेरे कितने आए, ठीक है ना। और मेरे क्लास में कुछ ऐसे ही बच्चे थे जिनको मार्क्स तो मेरे से ज़्यादा मिलते थे और अच्छे खासे मार्क्स मिलते थे, फिर भी वो सेटिस्फाई नहीं है, खुश हैं, मतलब रो रहे हैं, तो मतलब उनमें ग्रैटिट्यूड नहीं है, ठीक है ना। तो बच्चों में कम्पिटिटिव माइंडसेट से अलग उनमें एक अबैंडेंट मेंटालिटी, यानी कि एक मतलब कि विन विन वाली मेंटालिटी, और साथ ही ये आपका हो गया ग्रैटिट्यूड, ये कैसे डेवलप होगा, इसके बारे में कुछ बताएं। कल कॉम्पिटिटिव माइंडसेट के बारे में तो मैं बोलूँगी कि ये इस चीज़ से हम लोग बड़े ही होते हैं यहाँ से, है ना, कि पेरेंट्स कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं कि देखो तुमसे ज़्यादा उसके मार्क्स आए हैं, ठीक है, हाँ। उसके पास भी तो 24 आवर्स है, वो कैसे तुमसे ज़्यादा ला पाया, ठीक है। तो हमारे अंदर आता है कि इसकी वजह से मेरे पेरेंट्स मुझे डांट रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसका अच्छा आया है। तो हम क्या करते हैं, या तो चुन लेते हैं उन बच्चों को जिसके खराब आए हैं, उनके एग्जाम्पल देना शुरू कर देते हैं, या तो जिनके अच्छे हैं उनसे थोड़ा सा हम जेलस करने लगते हैं कि यार इसके अच्छे आए हैं, ठीक है। उससे फॉर एग्जांपल आपने कुछ पूछा, जरा इसका क्वेश्चन आंसर या कुछ बता दे, वो आपको बता नहीं रहा, तो आपके मन में आएगा कि इसे आता सब कुछ है पर ये मुझे बता नहीं रहा, है ना। तो वहीं से शुरू हो जाता है वो कंपटीशन, वो जेलसी। पर मेरे हिसाब से तो ये सब बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है, और मैंने एक्चुअली किया भी नहीं है, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा टॉपर तो नहीं रही हूँ अपने क्लास में, स्कूल में मैं एवरेज रही हूँ, पर ये जेलसी टाइप की चीज़ें मेरे अंदर नहीं आई हैं। पर हाँ, कभी कभी ऐसे चाइल्ड आगे होंगे शायद कि उसकी वजह से मुझे डांट पड़ रही है ना। तो यस, और तो इस चीज़ से उभरने के लिए मैं क्या कहूँ, वेल इस कॉम्पिटिटिव माइंडसेट के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपने नॉलेज पे फोकस कीजिए, ठीक है, आप सीखने पे फोकस कीजिए, फिर अपने आप आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक है, तो वो आपकी चीज़ें से हट जाएगी, और मतलब वो कंपटीशन करना आपके अंदर से चला जाएगा। और दूसरा ये है कि जो आप सीख रहे हो उसे लोगों के साथ शेयर कीजिए, डिस्कस कीजिए, लोगों का हेल्प कीजिए, ठीक है, हेल्पिंग नेचर लाइए अपने अंदर, ठीक है। अगर आपका माइंडसेट इस तरीके का बनता है तो डेफिनेटली आपके अंदर वो जेलसी टाइप की भावना बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है। शेयरिंग एंड केयरिंग, जैसे मैंने कि शुरू में ये बात किया था, तो वो चीज़ें, वो वाले नेचर डेवलप कीजिए कि लोगों को मुझे अपनी चीज़ों को शेयर करना, उनकी भी हेल्प करना है, ठीक है, नॉलेज को एक्वायर करना। तो इस चीज़ों में आप इस चीज़ों में अपना ध्यान दीजिए, ठीक है। और जैसा कि आपने बोला था कि विन विन सिचुएशन, ठीक है, हाँ। विन विन सिचुएशन यानी कि कुछ ऐसा किया जाए जिसमें कि मेरा भी फायदा हो, सामने वाले का भी फायदा हो। ऐसा ना हो कि बस उससे मैंने अपना काम निकलवा लिया और उसका कुछ हेल्प ही नहीं किया, नहीं, ये बहुत ही गलत बात है, ठीक है। आपको कुछ ऐसा करना चाहिए, अगर आप कुछ सीखना चाह रहे हैं, किसी से कुछ मांगना ही चाह रहे हैं, कोई नोट्स या कुछ भी,
तो आपको पहले ये फाइंड करना चाहिए कि मैं उसकी भी हेल्प कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसा क्या चूज़ करूँ जिससे उसका भी हेल्प हो जाए और मेरा भी हेल्प हो जाए, और उसे देने में ये भी ना लगे यार कि मैं इसे अपने नोट्स दे रहा हूँ या फिर ये मुझसे आगे बढ़ जाएगा या फिर जेलसी उसके मन अंदर नहीं आए। तो इसके लिए विन विन सिचुएशन का यूज़ कीजिए, ठीक है। इसके बारे में ऐसा कुछ कीजिए जिससे कि दोनों जन का ही फायदा हो, किसी के अंदर वो भावना ना आए। और तीसरा आपने पूछा था कि ग्रेटिट्यूड, बिल्कुल सबसे मेन चीज़ है ये। जी हाँ, ग्रेटिट्यूड तो खैर ख़त्म ही हो गया है मैं कहूँगी, ठीक है। अभी वैसे ऑनलाइन सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे ला रहे हैं कि हमें ग्रेटिट्यूड मतलब अपने अंदर लाने चाहिए, ठीक है, हमें होना चाहिए। तो अब थोड़ा सा ये बढ़ रहा है, पर कहीं ना कहीं बच्चों में तो ये बिल्कुल भी नहीं है। होता हमारे साथ क्या है कि देखिए, जैसे कि आपने भी बिल्कुल सही कहा कि जब मैं हाँ। ना चाहे एवरेज थी, ठीक है, तो मेरे जितने मार्क्स आए चलो मैं उतने में खुश हूँ, पर मैं उससे ज़्यादा ये जानने में क्यूरियस होती थी कि उसके कितने आए हैं, ठीक है। उसके कितने आए हैं, उसने मुझसे बोला कि मेरे तो 80% है, ठीक है। मैंने कहा वाह यार तेरे 80% आए, तो वो कहेगी मैं यार 80% ही तो आए। मैंने कहा यार मेरे 70 आए हैं, ठीक है, तेरे तो 80 आए, कम से कम तुझे खुश होना चाहिए। मेरे पापा ने कहा था 90 लाने के लिए, मेरे 80 आए, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि उसके पास मुझसे ज़्यादा है फिर भी वो खुश नहीं है, ठीक है। यानी कि उसके अंदर ग्रेटिट्यूड है ही नहीं बिल्कुल। अब वो क्यों नहीं ग्रेटिट्यूड, देखिए जब भगवान ने आपको सब कुछ दे दिया, आपके पास सही सलामत हाथ पैर है, एक अच्छी बॉडी है, आपके मम्मी पापा आपको पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं आपके पास, ठीक है, सारी फैसिलिटी है आपके पास। उसके बाद अगर आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, या फिर जितना आप हार्ड वर्क करेंगे उस हिसाब से अगर मार्क्स आ रहे हैं, कोई भी रिजल्ट आ रहा है, तो आपको उसके लिए ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, भगवान को थैंक्स बोलना चाहिए, ठीक है। ये नहीं करना चाहिए कि एग्जाम देने से पहले या फिर आपने कुछ पढ़ा लिखा है नहीं कि फिर भगवान को जाके बोले भगवान जी इस बार ये फर्स्ट करा दीजिएगा, पास करा दीजिएगा, 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा या फिर कुछ भी करूंगा। ये तो बहुत ही गलत चीज है, ये नहीं करना चाहिए। भगवान को ब्राइब हाँ। दे रहे क्या आप? आपको भगवान से ब्लेसिंग्स लेनी है, ठीक है, हाँ। कि भगवान मैंने ये मैं अपनी तरफ से पूरा मैंने काम किया है, ठीक है, मैं अपना हार्ड वर्क करूंगा, पर आपका मुझे सपोर्ट चाहिए, ठीक है, आपका ब्लेसिंग चाहिए, ताकि आपकी कृपा मुझ पे बनी रहे, ताकि मेरा वो हार्ड वर्क मैं सही से कर पाऊँ, सही से दिखा पाऊँ, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि हम प्रिपरेशन तो बहुत करते हैं पर उसे शो नहीं कर पाते, तो वहाँ पे आपको भगवान की ब्लेसिंग चाहिए। ना तो ये कि आपने कोई प्रिपरेशन नहीं की और भगवान से कह रहे यार करवा दीजिए हेल्प, मैं इतने नारियल फोड़ूंगा, ये करूंगा, ये नहीं होना चाहिए माइंडसेट बच्चों का। ग्रेटिट्यूड लाइए अपने अंदर, ठीक है, कि आप अपनी मेहनत कीजिए, अच्छे से हार्ड वर्क कीजिए, और उसके लिए जितने भी आपके रिजल्ट जो भी आते हैं उसके लिए भगवान को धन्यवाद कीजिए। थोड़े से सेटिस्फाई संतुष्टि लाइए अपने अंदर, ठीक है। कहते हैं कि संतुष्टि कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी वेल्थ होती है, ठीक है। अगर आपको संतोष है, एक कहता है ना कि संतोष सबसे बड़ा धन है, तो हाँ। वो होना ही चाहिए सबके अंदर। अगर आपके अंदर संतोष है, पेशेंस है, तो बहुत ही अच्छी बात है, ग्रेटिट्यूड आपके अंदर अपने आप आ जाएंगे। तो बस मैं ये कहना चाहूँगी ग्रेटिट्यूड लाइए, जो भी आपका रिजल्ट आता है, जो भी आप कर रहे हैं अपना पूरा 100% दीजिए, उसके बाद जो भी आता है उसके लिए भगवान को थैंक्स बोलिए, ठीक है। रात को सोते वक्त भी उन्हें धन्यवाद कीजिए कि आपका दिन अच्छे से गुजरा, या फिर नहीं भी अच्छे से गुजरा तो वो उनसे डिस्कस कीजिए, ठीक है। यही मैं कहना चाहूँगी ग्रेटिट्यूड में। वेल आप अगर कुछ कहना चाहेंगे तो आप ऐड कीजिए। देखिए मैं तो बस इतना बोलना चाहूँगा कि अगर आपके पास हाथ है, पैर है, दिमाग है, आँख है और अपने परिवार का साथ है, और आपको दिन में 2 वक्त की रोटी मिल रही है, यानी कि आप खाना खा रहे हो, आप इस दुनिया के सबसे लकी पर्सन में से एक हो और आप सबसे अमीर हो। भगवान ने आपको सबसे अमीर बना दिया है। ये है ना दिमाग, ये सबसे बड़ी एसेट है आपकी, सबसे बड़ी संपत्ति यही चीज़ है। इसका इस्तेमाल करके आप जीवन में जो भी चाहो वो पा सकते हो। इनफैक्ट मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो कि अपाहिज है, उनके या तो हाथ नहीं है या पैर नहीं है या वे बोल नहीं सकते हैं, फिर भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अचीव किया है अपने लाइफ में। कैसे अचीव किया? इसके वजह से। तो जिसके पास ये ब्रेन है ना, वो कुछ भी अचीव कर सकता है। तो अगर आपको कुछ भी चाहिए तो सबसे पहले ईश्वर को, इस प्रकृति को आप धन्यवाद कीजिए कि आपको मतलब आपके पास है ये चीज़। मतलब कितने लोग भूखे मर रहे हैं, आपको खाना मिल रहा है, सोचिए आप कितना लकी हो। अब फिर भी आप कंप्लेन करो कि ये नहीं है, ये नहीं, भगवान प्लीज़ ये दिला दो, वो कर दो, तो इससे कुछ होगा नहीं। भगवान भी यही बोलते कि तुम कर्म करो, कर्म करोगे तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। तो आपको कर्म करना है, कर्म करने पे ध्यान देना है। आपके अंदर यह होना चाहिए कि आप पहले एक्शन लो, अचीव करो, जब अचीव हो जाए तो पूरे ग्रैटिट्यूड के साथ उसे एक्सप्रेस करो। इसके मतलब कि आप भगवान को बोलो कि आप मतलब कि आपके आशीर्वाद से मेरा ये सब अचीव हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस प्रकृति के साथ बातें करो, थोड़े से नेचर लवर भी बना करो, ठीक है, ये भी अच्छी चीज़ होती है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा ग्रैटिट्यूड के बारे में, और मुझसे ज़्यादा डिटेल में तो आपने बता ही दिया। और साथ ही में मैं ये भी कहना चाहूँगा
कि पैसों के बारे में सीखना शुरू कर दो, अगर अभी आपकी उम्र 10 साल है, 15 साल है या 20 साल है भी तो। क्योंकि देखो घर में क्या होता है जनरली कि पेरेंट्स जब पैसों के बारे में बात करते हैं ना तो बच्चों क्या बोलते हैं, तुम मतलब ये सबसे दूर रहो, तुम बस केवल पढ़ाई में ध्यान दो। हाँ। तो इससे कुछ होगा नहीं, आगे चल के आपको भी पैसे कमाने हैं तो उसे मैनेज कैसे करना आपको सीखना होगा। आपको ये देखना है कि आपके पेरेंट्स क्या गलती कर रहे हैं पैसे को मैनेज करने के लिए, तो उनकी गलतियों से भी सीखे। फाइनेंशियल एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। और मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को कुछ पैसे दे दीजिए। मान लीजिए आपने 100-200 उनके हाथ में पकड़ा दिया और ये कह दिया कि ये तुम्हारे महीने भर का पॉकेट खर्चा है, यानी कि तुम्हें जो भी अपने मर्जी के हिसाब से खर्च करने हैं तुम इसी से करोगे और तुमको करना ही है, इसके बाद तुम्हें कुछ पैसे नहीं मिलेंगे। अब इससे क्या होगा कि बच्चा थोड़ा बचत करने सीखेगा। वो जानता है कि अगर मैंने सब पैसे खर्च कर दिए तो क्या होगा कि मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, तो इससे बचत करना बच्चे सीखेंगे। और साथ ही में आप ये भी सिखाएं कि अगर तुम्हें और पैसे चाहिए, तुमने पैसे खर्च कर दिया, अब बच्चे तो बच्चे ठहरे, वे मतलब कि पैसे तो खर्च कर ही देंगे, तो जब वो आपसे फिर से मांगे हैं तो आप उसे दे मत दो ऐसे ही। आप बोलो मैंने तुम्हें पैसा दिया था ना, तुमने खर्चा किया है, अब तुम्हें कुछ पैसा चाहिए तो तुम्हें कुछ काम करना पड़ेगा, तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ दिखानी पड़ेगी, तुम्हें कुछ ऐसा वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ेगा मुझे, जिससे कि मुझे तुम्हें पैसे देने ही पड़े, तब तुम्हें पैसे मिलेंगे। ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट इससे किया। बच्चे क्या सीखेंगे हाँ। कि वैल्यू दोगे तभी कुछ मिलेगा। ऐसी मांगने से कोई चीज़ नहीं मिलता है, केवल मांगने के ऊपर मत जाओ, पहले वैल्यू दो फिर पाओ। ये बहुत ही सही पॉइंट मैं कहूँगी। क्या होता है बहुत सारे केस में कि बच्चे डायरेक्ट मांगते हैं और पेरेंट्स उन्हें तुरंत दे देते हैं बिना हाँ। किसी सवाल के, बिना कुछ हाँ। के, जो कि बहुत ही गलत इम्पैक्ट पड़ता है उन पे। वो उस वक्त तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जब वो बड़े होंगे ना तब उन्हें उनकी लाइफ में समझ में आता है। उन्हें लगा कि भाई मतलब मुझे मिल क्यों नहीं रहा है, मुझे मिलना चाहिए। और जब वो उन्हें उस वक्त नहीं मिलता, उनकी डिमांड पूरी नहीं होती है, तभी वो सारे महाभारत शुरू हो जाते हैं घर में, राइट। तो यहाँ पर पेरेंट्स को थोड़ा सा नहीं होना चाहिए कि क्यों चाहिए तुम्हें पैसे, मैंने तो दिए थे तुम्हें 100 रुपये महीने भर का खर्च है ना, तुमने उसे खर्च कैसे किया। अब खर्च किया तो तुम्हें ऑब्वियसली कुछ करके दिखाना पड़ेगा, तभी तुम्हें चीजें मिलेंगी। तो ये आपने बहुत ही सही पॉइंट बोला है। मैं कहूँगी सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप थोड़े से बच्चे के लिए स्ट्रिक्ट बने, थोड़े से, ठीक है। वो 5 साल का भी ये ना सोचे कि बहुत छोटा है, ऐसी खेलने कूदने की उम्र, बिल्कुल उसे खेलने कूदने का भी समय दीजिए, ठीक है, क्योंकि 24 घंटे होते हैं, तो उसे खेलने कूदने के साथ साथ ये चीजें भी सिखाइए। उसकी नींव अगर मजबूत रहेगी ना तो ऊपर की इमारत ऑब्वियसली स्ट्रांग होगी। अगर उसकी बेसिक जो उसकी नींव ही नहीं रहेगी मजबूत तो फिर वो क्या ही इमारत बनेगी, आगे चल के उसे गिरना ही है। तो इसीलिए कि उसको खेलने बिल्कुल टाइम दीजिए खेलने का, लेकिन स्किल सिखाइए, मोरल वैल्यू सिखाइए, ठीक है, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ग्रेटिट्यूड, ये सारी चीज का भी उस समय डाल दीजिए बचपन में, जो कि बहुत अच्छा है। मैं पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करती हूँ। तो देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, अगर हम चाहें तो इसी टॉपिक पर 24 घंटे बात करें, लेकिन अब ज़्यादा लंबा हो रहा है और शायद आपको भी कहीं बोर लग रहा होगा। प्लीज़ ऐसा मत समझिए, वीडियो लंबी बन जाती है क्योंकि हमारा फोकस है वैल्यू प्रोवाइड कराने में। अगर आपको इंटरेस्ट आया इस टॉपिक पर कि बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस कैसे दिया जाए ताकि वो अपने रियल लाइफ में जीत सके, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि आप इस टॉपिक पर और वीडियोस बनाइए, हम और वीडियोस क्रिएट कर देंगे। और मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ कि अभी इसी तरह की वीडियोस रेगुलर आने वाली है, जहाँ पे हम एक वैल्यूबल टॉपिक और एक इंफॉर्मेटिव टॉपिक पे बात किया करेंगे, जिससे कि आपकी नॉलेज बढ़ेगी, साथ में आपकी स्किल में भी इम्प्रूवमेंट आएगी। और अगर आप यहाँ तक रुक गए ना तो इस बात से ये पता तो चल जा रहा है कि आपके अंदर धैर्य बहुत ज़्यादा है। और किसी महापुरुष ने कहा है कि जिस इंसान के अंदर धैर्य होता है ना, वो बहुत जल्दी और बहुत सही मायनों में वो कामयाब इंसान बनता है। तो आपके अंदर धैर्य है, ये पता चल गया मुझे। अब आप आगे बढ़ेंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। सो गाइस, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो ना तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो एकदम पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।